Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 21. Today we are going to talk about the different financing methods that multinational corporations use in order to finance their multinational business or the international business. अच्छा स्टूडेंट्स देखें, जो फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है फॉर द बिजनेस मैनेजर्स के आप फाइनेंसिंग किस टाइप की करेंगे. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइनेंसिंग. जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तो इट बिकम्स इवन मोर कम्बरसम, क्योंकि आपने ना सिर्फ ये कि अपने फाइनेंसिंग मेथड्स को मोस्ट अप्रोप्रिएट रखना है, बल्कि उसके अलावा आपने ये भी साथ कोशिश करनी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, क्योंकि यू आर डूइंग एन इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल बिजनेस जहाँ पे हर उस स्टेप के ऊपर आपने देखना है कि आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं. आप चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करें या फाइनेंसिंग डिसीजंस करें, दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट अ बिजनेस मैनेजर हैज टू मेक. जैसे कि स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं. दिस इज अ टिपिकल बैलेंस शीट वेयर वी हैव टू साइड्स. दिस इज द एसेट साइड एंड दिस इज द लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी साइड, राइट. अच्छा, जो एसेट की साइड है आपकी, बेसिकली दैट इज द इन्वेस्टमेंट साइड, और लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की जो साइड है दैट इज योर फाइनेंसिंग साइड. हम जो अब आज के लेक्चर में और अगले कुछ लेक्चर्स में हम इस एस्पेक्ट की बात करेंगे दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइनेंस आवर बिजनेस. That is this side of the balance sheet, that is the right hand side. How we are going to finance the left hand side by this side. So how the left hand side is going to be financed by this side, that is basically the question. What kind of financing mix you are going to opt for? जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस में पढ़ा था कि कितना डेट और कितना इक्विटी होना चाहिए. अब जब हम फाइनेंसिंग की सिर्फ बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर द डेट फाइनेंसिंग एंड द इक्विटी फाइनेंसिंग. और स्टूडेंट्स जहाँ पे हम डेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो डेट फाइनेंसिंग में वी हैव टू काइंड्स. नंबर वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड नंबर टू इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. और आप उसको इसी ऑर्डर में लिखते हैं, पहले आप शॉर्ट टर्म लिखते हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म लिखते हैं, और आप फिर बाद में जो है ना इक्विटी फाइनेंसिंग वाले आइटम्स लिखते हैं जो जो आपके पास आते हैं. अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, हमारे पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस में हमारे पास दो चीज़ें आ गई. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मीन्स कि जो हम फॉर एग्जांपल जो हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 month to 1 year, हम उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर ले आते हैं, राइट. अब उसकी क्या सोर्सेज हैं एंड हाउ डू वी डू इट, वो अगले चंद लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट दी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपकी वो फाइनेंसिंग होगी जो बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर द पीरियड ऑफ लेट्स से 5 years और मोर. इन दोनों के दरमियान में एक इंटरमीडिएट रेंज फाइनेंसिंग भी आती है, या जिसको हम मीडियम रेंज फाइनेंस कहते हैं, जो क्या है आपकी 1 to 3 years वाली. हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में जो 5 years है या उससे ज़्यादा मैक्सिमम है. अच्छा, हाउ डू वी कंपेयर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग? आप कुछ बता सकते हैं मुझे, एनी क्लू दैट यू वांट टू गिव कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑफ दीज मेथड्स. अच्छा देखें, जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, तो हमने टाइम पीरियड की बात की कि वो शॉर्ट टर्म है. हमारे पास इन्वेस्टमेंट में भी कुछ हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी और कुछ हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी. ठीक हो गया. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो मेथड्स हैं वो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट के लिए आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यूज कर लें। बेसिकली दिस इज कॉल्ड दी हेजिंग अप्रोच, इसको हम कहते हैं हेजिंग अप्रोच। हेजिंग अप्रोच, hedging approach says whereby you finance the short term investment with the help of short term financing methods, and you finance your long term financing long term assets with the help of your long term financing methods। तो hedging approach या और इसको हम ये भी कह सकते हैं और maturity matching approach। हेजिंग और द मेच्योरिटी मैचिंग अप्रोच ये कहती है कि आप ईच एसेट मस्ट बी फाइनेंस्ड विद द फाइनेंसिंग मेथड ऑफ द अप्रोक्सीमेट मेच्योरिटी दैट पर्टिकुलर एसेट इज गोइंग टू हैव। मैं रिपीट करती हूँ, ईच एसेट इज गोइंग टू बी फाइनेंस्ड with the help of the financing method that has got the approximate equal maturity। like अगर short term asset है तो उसको हम short term financing method से फाइनेंस कर लेंगे, और अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट है तो वी आर गोइंग टू फाइनेंस इट विद द हेल्प ऑफ आवर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मेथड्स। बात क्लियर होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शुड आई रिपीट इट? ओके, वंस अगेन, मेच्योरिटी मैचिंग और हेजिंग का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू फाइनेंस द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ आवर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेथड्स। अब ऐसा क्यों है? जैसे इन्वेस्टमेंट है हम उसके लिए उसी किस्म का लोन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस है वो साइक्लिक नेचर का है, और लेट्स से वी डील इन ऑरेंज जूस मैन्युफैक्चरिंग, तो या फिर ये कि आप किसी आइसक्रीम या जो है ना समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। लेट्स सपोज आप समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और आप आइसक्रीम्स बनाते हैं। आइसक्रीम्स का चूंकि कंजम्पशन पैटर्न आपका गर्मियों में ज्यादा होगा, तो यू आर गोइंग टू बाय योर रॉ मटेरियल इन दी समर्स, और उस समर्स के लिए नेचुरली यू वुड लाइक टू हैव द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड, शॉर्ट टर्म लोन्स लेंगे, उससे उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सकें। जब पूरा हो जाएगा तो लेटर ऑन यू कैन रीप द बेनिफिट्स, रेवेन्यूज, एंड अल्टीमेटली यू कैन बैलेंस ऑफ योर लोन। तो आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लें। शॉर्ट टर्म के लिए यू ऑलवेज गो फॉर द शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं जाएंगे। उसकी रीजन मैंने आपको ये बताई कि शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं वो बेटर हैं फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और लॉन्ग टर्म लोन्स दे आर बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि जो ये इसलिए भी हमें लॉजिकल लगता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी किसी छोटी सी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चले जाएं। गेटिंग माय पॉइंट? कि हम अपनी किसी छोटी सी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चले जाएं। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि अगर आपके सामने एक चूंटी है और आप उसको पत्थर के बजाय ईंट से मारने की कोशिश करें, इट्स जस्ट लाइक दैट। गेटिंग माय पॉइंट? आपने फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट वो लेना है जो उसके बराबर की मेच्योरिटी रखता हो। समझ आ रही है ना? इन्वेस्टमेंट आप उस इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके लिए फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा लेंगे जो कि उसी अप्रॉक्सीमेट मेच्योरिटी का हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मैं आपको डिफरेंस समझा रही थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग और मजेदार बात है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज रिस्की। जब भी टाइम पीरियड ज्यादा होता है ना तो उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। किस चीज का रिस्क बढ़ जाता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या पता इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसी हो जाए, क्या पता इंटरेस्ट रेट्स कैसे हो जाएं। शॉर्ट टर्म में भी ये रिस्क तो होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये इतना ज्यादा आप ये कह लें कि प्रोमिनेंट नहीं होता। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि आज से 3 महीने के बाद डॉलर का रेट क्या होगा, वो बहुत मुख्तलिफ होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं ये कह दूं कि आज से 5 साल के बाद डॉलर का रेट क्या होगा। उसको प्रिडिक्ट करना भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। समझ आ रहा है ना? इज दैट क्लियर? तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दरमियान में एक ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म का डिफरेंस है। ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है वो ये है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। तो इफ यू हैव गॉन फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी, जो इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस की वजह से, यू आर नॉट गोइंग टू बी
वेरी मच सफर्ड फ्रॉम दैट, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये है कि यू आर गोइंग टू बी सफर्ड अ लॉट, क्योंकि टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा है, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है. इज दैट क्लियर? सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दरमियान में ये डिफरेंस है. एक्सपेंसिव, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी शॉर्ट टर्म. अगर कभी आपको बिजनेस लोन्स भी लेने का इत्तेफाक हो, या कभी आपको कभी काम करने का इत्तेफाक हुआ हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ या अदरवाइज भी, तो जो बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन ऑफर करते हैं, जैसे मॉर्गेज लोन्स हैं या प्रॉपर्टी बेस्ड लोन्स हैं या बिजनेस लोन्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर वो हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म. जहाँ पे तो आपकी इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि यू गो फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर भी फ्लक्चुएशंस इतनी आ जाएं जो कि लॉन्ग टर्म में होती हैं. तो कई दफ़ा ये भी होता है लॉन्ग टर्म में आपको एक फ्लैट रेट मिलेगा, उनको पता है कि हमने 5 इयर्स की या 10 इयर्स की कमिटमेंट किया, तो हम अपना इंटरेस्ट रेट वही चार्ज करें जो कि हमें 10 इयर्स के बाद वर्थ वाइल हो. समझ आ रही है ना? बैंक जो है वो बैंक्स दे आर वर्किंग ऑन द कैलकुलेटेड थिंग्स, तो वो आपको वो रेट इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा जो कि वो 10 इयर्स के बाद समझता है कि अगर मैं इसको ये अभी चार्ज करूं तो 10 इयर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सारी फोरकास्टिंग होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स आपको चार्ज करेंगे. अच्छा जी, सो यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड द फाइनेंसिंग अप्रोचेज, और वो क्या होती हैं. अब हम चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट चैप्टर, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि MNCs क्या करती हैं विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. So, chapter objectives. To explain why MNCs consider long-term financing in foreign currencies. हम सबसे पहले तो ये concept अपना पढ़ेंगे और clear करेंगे कि why the multinational corporations they consider the long-term financing in foreign currencies. Foreign currency में वो क्यों पसंद करती हैं कि वो long-term financing करें. Number 2 is to explain how the feasibility of the long-term financing in foreign currencies can be assessed. So the second thing is that we are going to explain that how the feasibility of the long-term financing in foreign currency can be assessed. कि क्या long-term financing approaches जो हमें available हैं, जो instruments available हैं, क्या वो worthwhile भी हैं from the point of view of opting them or not, and to explain how the assessment of the long-term financing in foreign currencies can be adjusted for bonds with the floating interest rate. अच्छा, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वो होता है जो कि डिमांड एंड सप्लाई से आप सेट करते हो, ठीक है ना. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होगा जो कि इट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर. फिक्स्ड जो है वो आप फिक्स्ड रखेंगे, जो फ्लोटिंग है दैट कैन बी चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम से दूसरी टाइम के ऊपर वो चेंज हो सकता है. कैसे? बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. फ्लोटिंग का मतलब ये होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है जो कोई चीज़ तैर रही है, ठीक है ना. जैसे अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. फ्लोटिंग का मतलब कि वो मूव कर रहा है, वो हिल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है. तो floating interest rate are just like that. They are moving up and down based on the demand and supply forces that are determining the exact interest rate that should be charged by the institution who is offering the loan. Are you getting my point? Fixed का मतलब है it is going to be fixed. अगर आज मैंने कह दिया कि 10% है तो it will remain fixed for rest of the other 5 years. लेकिन floating का मतलब है कि it is going to be changed over time. एक टाइम पे अगर ज़्यादा है, दूसरे टाइम पे कम है. अच्छा, floating कुछ लिहाज से beneficial भी रहता है. उसकी रीज़न ये है कि आप चेंज कर सकते हो उसको with the changing economic conditions. You may change it. जैसे अभी जो हमारे कंट्री के अंदर भी जो प्रैक्टिस में है, फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी लीज पे लेने जाएं तो दे आर गोइंग टू चार्ज यू दी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. दैट में गो अप आफ्टर ए ईयर. वो एनुअल बेसिस के ऊपर उसको रिवाइज करते हैं सो दैट जो इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट की चेंजेस हैं दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड दैट बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर टू दी कंज्यूमर साइड. तो ये एक चीज़ है जो फ्लोटिंग के अंदर कुछ अब कुछ कंट्रीज के अंदर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेहतर होगा और कुछ कंट्रीज के अंदर फ्लोटिंग रेट का आपको प्रॉब्ली नुकसान भी हो सकता है. फ्लोटिंग रेट बेहतर भी हो सकता है आपके लिए और फ्लोटिंग रेट नुकसान भी हो सकता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर कंट्री. So the long-term financing decisions. Since MNCs commonly invest in long-term projects, they rely heavily on the long-term financing.
आप कह रहे होंगे कि मैंने पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात क्यों नहीं की, पहले मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे जो MNCs का बिजनेस है, वी आर हियर इन दिस क्लास, हम अपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए। इसी वजह से हम पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैंने आपको हमने स्टार्ट ही लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से किया। हालांकि जब मैंने आपको स्टार्ट में बैलेंस शीट दिखाई थी तो यू मस्ट बी वॉन्डिंग कि मैंने तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड देन इक्विटी फाइनेंसिंग जो पैटर्न आपको दिखाया, बैलेंस शीट भी ये फॉलो करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट लॉन्ग टर्म से क्यों स्टार्ट किया। उसकी रीजन भी यही है लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करने की, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज दे आर इन्वॉल्व इन दी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, एंड दे आर बेसिकली डूइंग दोज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर है वो क्या है, अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग मेथड क्या है? यस, द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मेथड। तो दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मेथड। एक थोड़ा सा पैरा जो मैं आपको रीड आउट करके देना चाहती हूँ। Multinational corporations, MNCs, typically use long-term sources of funds to finance long-term projects. They have access to both domestic and foreign sources of funds. अच्छा, मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ ये स्पेशल बात है, लोकल के ऊपर तो उनकी एक्सेस है ही है, लेकिन दूसरी जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि they have the access to the foreign funds as well. It is worthwhile for MNCs to consider all possible forms of financing before making their final decision. तो MNCs के लिए बहुत अच्छा है कि दे आर गोइंग टू कंसिडर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस दैट दे आर गोइंग टू हैव, जो उनके सामने हैं, बिफोर दे गो फॉर द फाइनल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। आपके लिए इसलिए पढ़ना जरूरी है सिंस यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर of a multinational corporation, so you must be aware about what are the different sources which are available for the long term funds, so that they can finance international project in a manner that maximizes the wealth of the MNCs, ताकि हम वो appropriate funds उन appropriate countries से हासिल कर सकें जिससे हमारी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज हो। इज दैट क्लियर? ऑल द गोल्स दे आर basically targeting towards the value maximization of the firm. Value maximization उस वक्त होगी जब maximization उस वक्त होगी जबकि हम appropriate fund sources identify करें, ताकि हमारी cost of capital at its minimum हो, हमारा जो capital structure है वो appropriate हो, so that we can maximize the value of our firm and minimize the investors' required rate of return. That is basically the phenomena, that is basically the crux of the story that we have been talking about in so many previous lectures, और जिसकी तरफ हम ध्यान कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, हाँ जी, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट सोर्सेज। शॉर्ट टर्म है फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, सिर्फ क्या डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज भी हैं। यू आर डीलिंग इन द मल्टीनेशनल बिजनेस, आपके पास across the border you have the access to those funds, and you may go for that, and you may be working for that. So since MNCs commonly invest in long term projects, they are going to rely heavily on these long term financing. Once the capital structure decision has been made, the MNC must consider the possible sources of equity or debt and the costs and the risk associated with each source. अच्छा, एक दफा जब आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? दैट इज द मिक्स ऑफ योर डेट एंड इक्विटी। आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से आपने ये कह दिया कि मेरा 60% डेट होगा और मेरा 40% इक्विटी फाइनेंस होगा, ठीक है ना। जब आपने एक दफा ये अपना टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर दिया, दिस इज योर टारगेट capital structure. The MNC must consider the possible sources of equity and debt. MNC को ये चाहिए कि वो अपने जो भी possible sources of debt हैं and equity हैं उनको आइडेंटिफाई करें, and the costs, और उसकी फिर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करने जा रहे थे, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ वैक। ये सब रिवीजन है स्टूडेंट्स, ये आपके, आई थिंक दैट यू मस्ट बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द वैक। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या थी?
that is the weighted average of the components of each cost that you are going to incur for financing your business. It can be debt, it can be equity, it can be short term, long term और इक्विटी फाइनेंसिंग. और हमने डेट से जो किया था वो था आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. आफ्टर टैक्स हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट होता है व्हेन एवर वी गो फॉर द डेट फाइनेंसिंग. तो एक दफ़ा जब हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, देन एमएनसी मस्ट कंसिडर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इक्विटी एंड डेट, और उससे फिर रिलेटेड कॉस्ट्स क्या हैं. और कॉस्ट के लिए हम किधर चले जाएंगे, वी विल मूव स्टेप बैक. जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर था वैक कैलकुलेट करेंगे. हम हर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट की सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसकी वेटेड एवरेज निकालेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू दैट. और उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क क्या एसोसिएटेड है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, इक्विटी फाइनेंसिंग के साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है. वी आर गोइंग टू हैव द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस दैट एन एमएनसी हैव. मैंने आपको इससे पहले भी बताया एमएनसी के पास ये चॉइस है, ये ऑप्शन है कि दे कैन हैव द एमएनसी के पास जो लोकल फाइनेंसिंग की तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही है, लेकिन उसके अलावा अक्रॉस द बॉर्डर उसके पास लॉन्ग टर्म डेट को लेने की, एक्वायर करने की, इशू कराने की एक अवेलेबिलिटी, एक ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है. सो दे हैव द एक्सेस टू बोथ द लोकल एंड डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल funds. So about the cost of equity, the sources of equity, the MNCs may consider a domestic equity offering in their home country in which the funds are denominated in their local currency. अब equity financing में भी दो available options है. एक तो ये है कि वो locally equity raise कर लें और दूसरा ये है कि वो internationally equity raise करें. For example, अगर हम सिंगापुर के अंदर जाके अपनी कोई सब्सिडरी ओपन करना चाहते हैं तो एक लोकली जो है वो हमारा पाकिस्तान से हम फंड रेज कर सकते हैं और दूसरा जो है वो हम सिंगापुर से इक्विटी रेज कर सकते हैं. सो वी हैव टू ऑप्शंस. सेकंड, दे मे कंसिडर अ ग्लोबल इक्विटी ऑफरिंग इन विच दे इशू स्टॉक इन देयर होम कंट्री एंड इन वन और मोर फॉरेन कंट्रीज. और एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर भी कर सकते हैं. दैट वाज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सिंगापुर. They may consider this approach to obtain partial funding in a currency that they need to finance a foreign subsidiary operation. अब पार्शली भी कर सकते हैं, लाइक जरूरी नहीं कि सारा ही लोकल से ले लें या फिर सारा ही फॉरेन से ले लें, मिक्स भी कर सकते हैं. लाइक कुछ आप लोकल से ले लें और कुछ आप फॉरेन से ले लें. इन एडिशन द ग्लोबल ऑफरिंग मे प्रोवाइड देम विद सम नेम रिकग्निशन. ग्लोबल ऑफरिंग से उनको एक तरह की थोड़ी सी रिकग्निशन भी मिल जाएगी कि ये जो एमएनसी है दे आर गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. तो एक तरह से वो भी रेज हो जाता है. लाइक अगर मैं सिर्फ लोकल से कर रही हूँ तो शायद मेरी वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा रिकग्निशन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही हूँ तो यस आई डू हैव द एनफ वर्थ और द एलिजिबिलिटी दैट द सम इंटरनेशनल बैंक दे आर गिविंग मी द लोन, मतलब अदर देन द लोकल बैंक. Investors in a foreign country will be more interested in a global offering if the MNC places a sufficient number of shares in that country to provide liquidity. The stock will be listed on an exchange in the foreign country so that investors there can sell their holdings of the stock. उनके stocks जो हैं वो across the border उनके एक stock exchange पे list हो जाएंगे and they can do that trading. Number 3, MNCs may offer a private placement of equity to financial institutions in their own home country. या ये कि एमएनसी जो है वो अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट्स अपने ही होम कंट्री में कर सकती है. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है जब आप फर्स्ट टाइम इक्विटी को इशू करते हैं तो उसको हम, ये एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ना आपकी आईपीओज कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब आप फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर करोगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक offerings, IPOs. IPOs basically stands for Initial Public Offering. Initial Public Offering एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इक्विटी रेज करना चाहते हैं, इक्विटी फंड्स रेज करना चाहते हैं थ्रू इक्विटी, तो आप अपने शेयर्स ऑफ स्टॉक्स को मार्केट के अंदर खुद से फ्लोट नहीं करेंगे, बल्कि यू आर गोइंग टू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम इन्वेस्टमेंट बैंक. इन्वेस्टमेंट बैंक आपके बिहाफ पे आपका इक्विटी फंड जो है वो मार्केट में फ्लोट करेगा.
अब आप खुद क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि सिंस यू आर अ न्यू कंपनी, नो वन नोज यू, आपको नहीं पता कि आपने अपनी शेयर प्राइस कैसे सेट करनी है। इन्वेस्टमेंट बैंक दे हैव द स्पेशलिटी, दे हैव द एक्सपीरियंस। तो जब फर्स्ट टाइम आप करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक आपके लिए काम करता है। सम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स दे आल्सो डू इट, दे विल चार्ज यू अ फी। वो आपने जितना भी शेयर ऑफ स्टॉक फ्लोट करना है इक्विटी का, वो उसके अगेंस्ट कुछ परसेंटेज आपसे एज अ फी ले लेंगे, राइट, और वो आपके बिहाफ पे उस शेयर ऑफ स्टॉक को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। आप थोड़े सेफ हो जाते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक इज गोइंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद का स्टेप है, जिसके अंदर आपके शेयर ऑफ स्टॉक को बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक प्राइस दे देगा कि यस दिस कैन बी फ्लोटेड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो ये भी उससे कनेक्टेड एक चीज है जिससे आप फर्स्ट टाइम जब अपना शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, फ्लोट करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंक आपको सर्विसेज देता है एंड दे चार्ज यू अ कमीशन फॉर दैट। ऑब्वियसली दैट इज नॉट द फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कुछ चार्ज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा जी students, we are talking about the sources of equity and debt. When we talk about the sources of equity, अच्छा जी, MNCs may not be able to obtain all the funds that they need with a private placement. The funding must come from a limited number of large investors who are willing to maintain the investment for a long period of time, because the equity has the limited liquidity. क्योंकि equity की जो liquidity है दैट इज मिनिमम। लिक्विडिटी से मतलब यह है कि यू कैन चेंज और यू कैन लिक्विडेट इट, यू कैन चेंज इट इनटू कैश एट एनी टाइम, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। सो वट एवर वी हैव लर्न सो फार, इसको समराइज करने के लिए सोर्सेज ऑफ डेट एंड इक्विटी, नंबर 1 इज डोमेस्टिक ऑफरिंग्स इन लोकल करेंसी, global offerings in multiple currencies. These are the available options when we talk about the sources of debt and equity financing for the multinational business. Number 1 is domestic offering in local currency. Domestic offering का मतलब ये है domestically जो आपको loan available है, domestically जो आपको shares of stock that you can raise in order to raise the finance, जो आप float कर सकते हैं in order to raise your finances. नंबर 2 इज ग्लोबल ऑफरिंग इन मल्टीपल करेंसीज। अब साथ ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पास ये भी ऑप्शन है, दे हैव द ग्लोबल ऑफरिंग्स इन मल्टीपल करेंसीज, बहुत सारी करेंसीज में, बिकॉज दे हैव द एक्सपोजर। मल्टीनेशनल का जो बिजनेस का सेटअप है दैट इज मोर देन इन वन कंट्री, 4-5 मुख्तलिफ कंट्रीज में फॉर एग्जाम्पल दे हैव द बिजनेस एंड दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट द फंडिंग फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर कंट्री। प्राइवेट प्लेसमेंट टू द होम कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सुनिए ये सब वो बातें जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट टू द होम कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया दैट इज अ प्रोसीजर दैट अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डज व्हेन they want to raise funds with the help of the investment bank, whereby the investment bank takes up the responsibility to price the shares of stock, और उससे related जितने भी issues हैं वो सब वो खुद लेता है और उसके against वो fee charge करता है। तो एक ये हो गया। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट टू द होस्ट कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो एक तरीका और हो सकता है दैट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट टू द होस्ट कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, के जहाँ पे आपका सब्सिडरी है फॉर एग्जांपल, वहां से आप प्राइवेट प्लेसमेंट कराएं उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यूज करते हुए, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या उनका इन्वेस्टमेंट बैंक। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक साइड पे जो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट टू द होम कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लेट्स से यहाँ का कोई बैंक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट टू द होस्ट कंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कहीं किसी और सब्सिडरी जहाँ पे आपकी है, वहां का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अब्रॉड का, और वो आपके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट करे, तो ये देखें आपके पास सोर्सेज ऑफ डेट एंड इक्विटी का कितना एक वाइड रेंज अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक होते तो आपके पास 2 थी, लेकिन आप सिंस यू आर इंटरनेशनल तो उसमें 4 हैं, और उन 4 में भी जो हमारे पास इंटरनेशनल है, इफ यू से दैट वी हैव दिस सेटअप इन 5 डिफरेंट कंट्रीज, तो देन मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर आपका 5 कंट्रीज के अंदर सेटअप है तो ऑल टुगेदर यू माइट बी हैविंग दी सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज। समझ आ रहा है ना? तो आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया। इट इज जस्ट लाइक कि आपके सामने बुफे है एंड यू कैन पिक एंड चूज
जो आपको सूट करता है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, विच यू थिंक दैट यू लाइक इट, आपके टेस्ट के मुताबिक है, इट इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ बुफे। अगर मैं इसको उस तरह से रिलेट करूं, जब आप लोकली हैं तो आपने बस जो एक चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है, लोकल का मतलब है कि यू आर हैविंग योर लंच एट योर होम, तो एक जो चीज़ या एक या दो मैक्सिमम चीज़ें जो घर में बनी हुई हैं, यू आर लिमिटेड टू दैट। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं, डाइन आउट करते हैं, तो बुफे के अंदर यू हैव द ऑप्शंस and then you can pick and choose for whatever you like and for whatever is more healthy for your body. So moving on, many MNCs obtain equity funding in their home country and engage in debt financing in foreign countries. अच्छा, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते स्टेटमेंट को, जो मैंने अभी भी आपको बताई कि many MNCs they obtain equity funding in their home country and engage in debt financing in foreign countries. लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि इक्विटी फाइनेंसिंग आप अपनी होम कंट्री से करते हैं और डेट फाइनेंसिंग आप फॉरेन कंट्री से करते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत दफ़ा इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज लेने के लिए, इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है उसका एडवांटेज लेने के लिए यू गो फॉर दी डेट फाइनेंसिंग इन दी फॉरेन कंट्रीज। उसकी रीज़न ये होती है कि हो सकता है कि आपको वहाँ से लोन्स लेना ज़्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव पड़े या कम पड़े, और कई दफ़ा यह है कि आपको हो सकता है कि होस्ट गवर्नमेंट ये इंसेंटिव भी देती हो कि यू कैन रेज दी डेट फाइनेंसिंग फ्रॉम देयर कंट्री और आप उन्हीं के फंड्स को यूटिलाइज करें। तो दैट इज अनदर केस, जैसे कि हम इसको बहुत दफ़ा कंट्री रिस्क एनालिसिस और डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। होस्ट कंट्री भी हमें ऑफर कर सकती है कि वी मे रेज फंड फ्रॉम देयर कंट्री, और समटाइम्स इवन द रिस्ट्रिक्शन दैट वी हैव टू रेज फंड फ्रॉम देयर ओन कंट्री, राइट? ओके, ऑल्दो about the cost of debt financing, an MNC's long-term financing decisions is commonly influenced by the different interest rate that exist among countries. तो मैं आपसे बात कर रही थी कि we are talking about the difference in the interest rates that the countries they are having across the borders. The actual cost of long-term financing is based on both the quoted interest rate and the percentage change in the exchange rate of the currency borrowed over the loan life. अच्छा, दो चीजें हैं, एक है आपका कोटेड इंटरेस्ट रेट। कोटेड इंटरेस्ट रेट का मतलब यह है जो बैंक आपको चार्ज करेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और द कोटेड इंटरेस्ट रेट इज दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट विच द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑफरिंग यू फॉर अ लोन। एक तो आपका वो रेट हो गया, उसके अंदर आप ऐड कर लें द करेंसी परसेंटेज चेंज इन द एक्सचेंज रेट। परसेंटेज चेंज क्या है एक्सचेंज रेट में, उसको उसके अंदर ऐड कर लें, देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। और उसके अंदर फिर आपने ये भी देखना है कि वो कितने लाइफ टाइम के लिए है, लाइक फॉर एग्जांपल इज इट फॉर द 5 years और फॉर 10 years और 15 years, वो उसके साथ हो जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन द कोटेड इंटरेस्ट रेट and the changes in the exchange rate of the borrowed currency over the life of loan. तो दो चीजें, एक तो कोटेड इंटरेस्ट रेट हो गया, जो आपका कोटेड इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक इज चार्जिंग यू। जो बैंक आपको चार्ज कर रहा होता है, दैट दिस इज कॉल्ड द कोटेड इंटरेस्ट रेट। और उसके साथ उसके अंदर चेंजेस क्या है एक्सचेंज रेट की ऑफ द बोरोड करेंसी ओवर द लाइफ ऑफ लोन। लाइफ ऑफ लोन कैन बी 5 to 10 years, व्हाटएवर जितने अरसे के लिए आपने लिया। और चेंजेस उस एक्सचेंज रेट के अंदर कितनी है, परसेंटेज चेंज। लेट्स से देयर वाज अ 5% चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी जिसके अंदर हमने लोन लिया। सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में डेट फाइनेंसिंग के साथ जो इश्यूज हैं। To estimate the cost, an MNC needs to, number 1, determine the amount of funds needed. पहला स्टेप तो ये है कि कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए आपने ये देखना है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट आप कैसे डिसाइड करोगे, विद द हेल्प ऑफ योर टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। कितने परसेंट आपने रेज करना है। अब 60% आपका डेट फाइनेंसिंग है, 60 में से लॉन्ग टर्म कितना है, लेट्स से 30-30 है। 30% शॉर्ट टर्म एंड 30% लॉन्ग टर्म। अमाउंट सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहिए फॉर द लोन। नंबर 2 इज फोरकास्ट द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अच्छा, यूजुअली स्टूडेंट्स हम जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वी डू इट विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स।
ठीक है ना। हम बॉन्ड इशू कर देते हैं और हम उसके ऊपर सेमी एनुअल पेमेंट्स देते रहते हैं इंटरेस्ट की, तो और हमें एकदम से एक बड़ा ह्यूज अमाउंट हमारे पास आ जाता है। दैट इज द bonds they are the most common method for acquiring the long term loans। लॉन्ग टर्म लोन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बॉन्ड आप इशू कर दें। बॉन्ड आप इशू करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल रेज द फंड। अब बॉन्ड कौन लेगा, वो किस कैटेगरी के होंगे, वो ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के हैं, ये भी डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग्स आइडेंटिफाई करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म जो है वो बहुत पुरानी है, बड़ी वेल नोन है, बड़ी रिनोन्ड कंपनी है, तो अगर वो फर्म बॉन्ड्स इशू करेगी तो दैट में गो फॉर द ए रेटिंग्स or the B ratings or the C rating depending on their performance, just like depending on your own performance। जैसे आपकी परफॉर्मेंस होती है A grade student, B grade student, C grade student etc, ऐसे ही है ना, हम आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं with the help of your grades। So is the case with the bonds। bonds भी A B C D होते हैं, ठीक है ना। bonds की भी रेटिंग्स होती हैं, bonds की भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं। अब आपको जाहिर है अच्छा बॉन्ड होगा तो उसकी प्राइस भी अच्छी होगी, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी अच्छा होगा, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसकी एक ये कह लें कि जो वो एक स्टेबल बॉन्ड है। स्टेबल से मतलब ये कि उसके के अंदर जो है ना वो फ्लक्चुएशंस के चांस नहीं है या डिफॉल्ट के चांस नहीं, डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है। उसी से हम मेजर करते हैं ABCD वाला रेटिंग। फोरकास्ट द एक्सचेंज रेट फॉर द टाइम्स व्हेन इट हैज टू पे द बॉन्ड होल्डर्स। अच्छा, हमने फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ा था और हमने ये भी कंक्लूड किया था कि फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट इज नॉट दैट इजी, और हम मिक्स मेथड्स यूज करते हैं। उसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी और फिर हमने ये कंक्लूड किया था कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर रिस्क ऑफ फैक्टर जरूर इनकॉर्पोरेटेड है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 100% जो है वो जो एक्सचेंज रेट है उसको फोरकास्ट कर रहे हैं अपनी चॉइस के मुताबिक जो हमें लगे। अगर ऐसा कभी होता तो ये जितनी भी हेजिंग अप्रोचेज हम पढ़े हैं या जितनी भी हमने करेंसी डेरिवेटिव्स पढ़े हैं या जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं ये सब फ्लॉप हो जाते। बेसिकली इसी मल्टीनेशनल बिजनेस में हम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को ही तो एंजॉय कर रहे हैं, उसी को तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर हम उसको एग्जैक्ट कर सकें तो फिर कोई वजह नहीं रहती। लेकिन जब आपने MNC ने कॉस्ट निकालनी है अपने उसकी डेट फाइनेंसिंग की, तो दे मस्ट फोरकास्ट द एक्सचेंज रेट फॉर द टाइम्स व्हेन इट हैज टू पे टू द बॉन्ड होल्डर्स। आपने जाहिर है बॉन्ड होल्डर्स को पे करना है, तो बॉन्ड होल्डर्स को आप जो उसके अंदर एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके ही पे करेंगे ना। वो बॉन्ड होल्डर आपसे वो मांगेगा। बहुत दफा जो बॉन्ड्स आप इशू करते हैं उसके अंदर आप इन्फ्लेशन का और एक्सचेंज रेट का मार्जिन रखते हैं, सो दैट जब आप इन्वेस्टर को रिटर्न दें तो उसके अंदर ये चीजें जो हैं वो सफर ना हो। और वो जो आपका बॉन्ड होल्डर है वो भी ही इज वाइज इनफ, उसको पता है कि मेरा जो रेट है, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है या जो मेरा रिटर्न है, दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन से भी इफेक्ट होता है। तो कई दफा आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स में एक ये भी ऑप्शन होती है, दो नॉट वेरी डायरेक्टली रेलिवेंट, लेकिन जस्ट टू शेयर विद यू ये भी आप एक नॉलेज है जो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स से मतलब ये है कि लेट्स से अगर आप नॉर्मल 13% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं अपने बॉन्ड होल्डर्स को, तो आप उसमें 13.2% कोट करें। वाई? जो 0.2 है दैट इज फॉर द इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और लेट्स से आप इसके अंदर एक्सचेंज रेट को भी ऐड कर लें, जो परसेंटेज चेंज आ सकती है ओवर द पीरियड, तो लेट्स से दिस इज 13.6। नाउ बॉन्ड होल्डर्स खुशी से कबूल कर लेगा आपका बॉन्ड, वो खुशी से आपके बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगा। वाई? बिकॉज यू नो कि इसके अंदर इन्फ्लेशन की जो प्रोटेक्शन है वो शामिल है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान सा है। एनुअलाइज्ड बॉन्ड यील्ड्स गिवन है आपको ओवर डिफरेंट करेंसीज। आप देख लें कि एनुअलाइज्ड बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड के ऊपर जो यील्ड मिलती है, रिटर्न मिलता है, ब्राजीलियन रियल, ब्राजील की करेंसी ब्राजीलियन रियल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, ब्रिटिश पाउंड के ऊपर,
कैनेडियन डॉलर के ऊपर, दैट इज ऑलमोस्ट 5 की रेंज में। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 5 से थोड़ा ऊपर है, इट्स ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग, और ब्राजीलियन रियल का इट इज मोर देन 10.7, नो इट इज अप्रोक्सीमेटली 13। अगर हम इसको यहाँ से देखें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 13. So these are the annualized bond yields across the countries. You may have the glance at such kind of charts whenever you would like to have a choice among different options that you are going to have for the long term financing. For example, हम ये समझते हैं कि हमारे पास इस वक्त 7 ये आपके पास 7 डिफरेंट करेंसीज का पैटर्न सामने आ रहा है और एनुअलाइज बॉन्ड यील्ड्स हैं, तो आप इनमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या फिजिबल है इस वक्त कि एज अ बॉन्ड इशूअर आपको किसके ऊपर मिनिमम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा व्हेनेवर यू वांट टू रेज योर फाइनेंसिंग. अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका ग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, आपका जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट हो जाएगा. लेकिन जब आप फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं तो यू विल गो फॉर दैट जिसकी बॉन्ड यील्ड जो है वो मिनिमम हो, ताकि आपको कम से कम पे करना पड़े टू दी बॉन्ड होल्डर्स. सो दीज आर द एनुअलाइज्ड बॉन्ड यील्ड्स अक्रॉस दी कंट्रीज. अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट एन एग्जांपल, फाइनेंसिंग विद बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर वर्सेस सिंगापुर डॉलर. अब हम देखेंगे कि बेसिकली ऑप्शंस हम पढ़ेंगे कि अगर हम अपने फाइनेंस करने जा रहे हैं बॉन्ड्स को, तो व्हेन दे आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर करेंसी वर्सेस व्हेन दे आर डिनोमिनेटेड इन सिंगापुर डॉलर. अगर सब्सिडरी का या होस्ट कंट्री के उसका आप डॉलर को होम कंट्री समझ लें और सिंगापुर को आप होस्ट कंट्री समझ लें, तो अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं तो हम क्या चूज करेंगे. पिडमॉन्ट कंपनी नीड्स टू बोरो 1 million ओवर अ 3 years पीरियड. अच्छा, आपको यहाँ पे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, 5 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी एनुअलाइज्ड जो है वो क्या आएगी, कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या आएगी इफ वी हैव दीज डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. नंबर 1 is US denominated, dollar denominated bonds, coupon rate is 14%, right? And Singapore dollar denominated bonds, coupon rate is 10%. अच्छा, हमने कहा था कि हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो ये कि हम उसका इंटरेस्ट रेट देखेंगे, उसका कूपन रेट देखेंगे बॉन्ड का, और दूसरा हम ये देखेंगे कि उसका एक्सचेंज रेट कितना है. तो पहली ऑप्शन के अंदर आप देखें, पहले कॉलम के अंदर आप ये देखें, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर US डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, कूपन रेट 14% और 100,000 को 14 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1,40,000. सेकेंड ईयर में भी यही रहा, एंड थर्ड ईयर में इट वेंट अप टू डबल. सिंगापुर डिनोमिनेटेड डॉलर बॉन्ड्स, कूपन रेट इज 10%, सेम गोज फॉर दैट. और हमने ये देखा कि फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट it is going to be fixed, that is 0.50, 0.50 and 0.50. it remain fixed over the time period. तो हम जब इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर उठा लें, देखिए सिंगापुर डॉलर को आप डॉलर में कन्वर्ट कीजिएगा, 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दिस इज इक्वल टू 100,000. ये हो गया फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में आए, 200,000 multiplied by 0.5, again 100,000. थर्ड कॉलम में आए, 0.5 multiplied by 2200 000, this is equal to 1100 000. So the cost of financing for the US dollar denominated bond is 14%, and cost of financing for the Singapore dollar denominated coupon bonds is equal to 10%. Payment in dollar जब आप दे रहे हैं तो you are going to be charged for 10%. If the borrowed currency appreciates over time and MNC will need more funds to cover the coupon or the principal payments. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आपने करेंसी बोरो की हुई है एंड इट अप्रिशिएट्स ओवर टाइम, तो एमएनसी को ज्यादा फंड देना पड़ेगा टू कवर द कूपन और द प्रिंसिपल पेमेंट. अब कौन सी करेंसी हमारी करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट करती है, फॉर एग्जांपल द डॉलर करेंसी. जो पिछली एग्जांपल थी आपने देखा, इसमें हमारा फिक्स्ड रहा
जो फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर है वो $0.50 है, वो उसके आधे के बराबर है थ्रू आउट 3 ईयर्स के बराबर। लेकिन अगर यही करेंसी इसका जो पैटर्न है वो अप्रिशिएट कर जाए, जैसे 0.5 से 0.6 हो जाए, 0.7 हो जाए या ऊपर चला जाए, तो डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग मोर अमाउंट ऑफ फंड इन ऑर्डर टू गिव द प्रिंसिपल पेमेंट, कूपन की पेमेंट और प्रिंसिपल की पेमेंट को पूरा करने के लिए। इट इज जस्ट लाइक जैसे अगर मैं आज डॉलर की करेंसी में लोन ले लूं और कल को जो मैंने पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की वो डॉलर में ही करनी है, और डॉलर अप्रिशिएट होके 100 से चला जाए 105 पे या 107 पे, तो फिर मुझे तो 107 के हिसाब से देनी पड़ेगी ना। आई विल बी नीडिंग मोर रूपी इन ऑर्डर टू गिव द प्रिंसिपल पेमेंट, क्योंकि करेंसी वो अप्रिशिएट होगी अगेंस्ट माय करेंसी। सो दिस इशू हैज टू बी कंसिडर्ड विद द ग्रेट डेप्थ। उसकी रीजन ये है कि अदरवाइज यू विल बी एट लॉस, क्योंकि आपको ये बहुत ध्यान से, क्योंकि यू आर वेरी मच कंसर्न, ये आपकी कॉस्ट के अंदर एडिशन हो जाएगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट इंक्रीज। एक तो इंटरेस्ट रेट तो आपने उनको देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया 14% या 10%, वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा जो आपको देना पड़ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द एक्सचेंज रेट डिफरेंस, और उसकी वजह से जो करेंसी लॉस हो रहा है वो आपने ऑटोमेटिकली पूरा करना होगा। सो दैट इज द केस बेसिकली। The potential savings from issuing lower yield bonds denominated in a foreign currency should be weighed against the potential risk of incurring high cost if the borrowed currency appreciates over time. अच्छा, क्या मतलब हुआ? Potential saving in the from the issuing lower yield bonds denominated in a foreign currency, जैसे वो 10% वाला केस आप देख लें, सिंगापुर डॉलर करेंसी जो थी वो थी 10%, ये देखिए सेकंड कॉलम में नजर आ रहा होगा आपको, रो में, सॉरी, ये 10% वाला ना। तो अगर ये दूसरी करेंसी में आप 10% दे रहे हो तो इसका बेनिफिट कंपेयर करेंगे किससे, क्या सेविंग हो रही है फ्रॉम इशूइंग लोअर yield bond denominated in a foreign currency, that is Singapore dollar currency, should be weighed against the potential risk of incurring high cost if the borrowed currency appreciates over time. आप साथ साथ ये जरूर ध्यान में रख लेंगे इस करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा अगले 3-4 सालों में जब तक हमने ये लोन किया, और क्या जो बेनिफिट हम लेने जा रहे हैं लो यील्ड बॉन्ड से, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है फॉर एप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी वो बहुत ज्यादा हो जाए। यानी जो फायदा आपको वहां पे होना चाहिए था 14 और 4% का, हो सकता है कि आपको ये आगे जाके कहीं 8% से अबव पड़ जाए व्हेन यू आर गोइंग टू कंपनसेट फॉर दैट द करेंसी एप्रिसिएशन। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। You are going to do the cost and benefit analysis of both the currencies in order to do compensation for that. अब यहाँ देखें, हम यहाँ यही जो मैंने आपको भी स्टेटमेंट पढ़ के बताई है, अब हम उस फिनोमेना को यहाँ चेक करेंगे। ये देखें, सिंगापुर डॉलर स्ट्रेंथन्स, अगर सिंगापुर डॉलर स्ट्रेंथन हो गया तो फिर क्या होगा, पेमेंट इन सिंगापुर डॉलर आपकी 200,000 फर्स्ट में, 200,000 सेकंड में, और 300 और 220000 तीसरे में 2.2 मिलियन। फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर पहले में 0.55, दूसरे में 0.6 एंड तीसरे में 0.65। बेसिकली डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। पेमेंट इन डॉलर आप देखें बढ़ती गई है, पेमेंट इन डॉलर इंक्रीज हो गई है, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, that has raised up till to the 20.11। दूसरे में आ जाए, if it get weakens तो क्या होगा, नंबर 1 में 0.48 है, दूसरे में 0.46 और तीसरे में 0.40। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो कम होता गया। अब जो आपको पेमेंट इन डॉलर्स है वो भी आपकी कंपैरेटिवली कम हो गई है, और एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपकी कम हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, आपने इसको पहले से प्रिडिक्ट करके रखना है, बिकॉज अगर इफ इट हैपन्स ऑन द ग्राउंड तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको रिवर्स बैक करना, उस वक्त तो रिवर्स गियर लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको पहले से डिफरेंट सिनेरियोज को अपने पास स्प्रेडशीट के अंदर डाल लें और फिर एनालाइज करके देख लें कि अगर एप्रिशिएट होती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इतनी हो जाएगी, और अगर डेप्रिशिएट होती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इतनी हो जाएगी, तो देन यू विल बी एबल टू
कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द सेड एक्सचेंज रेट्स, अदरवाइज आप डिफिकल्टी में होंगे। और आजकल जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन इजीली गो फॉर सच काइंड्स ऑफ फोरकास्टिंग, जो कि इससे पहले इतना पॉसिबल नहीं था। हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं डिफरेंट, इवन कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पैटर्न्स अगर इस तरह से होंगे, करेंसी के एप्रिसिएशन की तरफ होंगे या डेप्रिसिएशन की तरफ होंगे, हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स। अच्छा जी, अब क्या है, पेमेंट इन यूएस डॉलर एट द एंड ऑफ द ईयर। सिनेरियो नंबर 1, नो चेंज इन द डॉलर करेंसी, सिंगापुर डॉलर वैल्यू। जैसे कि आपने देखा कि जो हमने सबसे पहला सिनेरियो किया था, मैं आपको पीछे ले जाती हूँ पिछली वाली स्लाइड के ऊपर, ये देखें, दैट वाज द पेमेंट इन डॉलर और एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपकी थी 10% जब आप पेमेंट इन डॉलर कर रहे थे। दूसरे केस में हमने देखा था कि हमारी जो करेंसी है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग सिंगापुर डॉलर करेंसी। यहाँ पे हमारी जो एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट। और तीसरी जो है वो जब सिनेरियो वीक था, वीक सिंगापुर डॉलर, तो हमारा जब वो वीकन हो रहा था तो आप देखें कि हमारी जो एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो भी लो हो जाएगी। तो हमने ये जो 3 सिनेरियोज आपके सामने हैं, हम इसके अलावा भी वी कैन प्लॉट नंबर ऑफ सिनेरियोज इन ऑर्डर टू वे आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑफरिंग द लो यील्ड बॉन्ड अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड इफ द करेंसी एप्रिशिएट्स, इफ द होस्ट कंट्री करेंसी एप्रिशिएट्स। अच्छा जी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनुअल फाइनेंसिंग विद पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विद यूएस परस्पेक्टिव, आपको एक पैटर्न गिवन है फ्रॉम 1980 अंटिल 2004 तक, और एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड भी गिवन है, एंड यू कैन सी द पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड यूएस की परस्पेक्टिव से उसका जो पैटर्न है दैट इज द काइंड ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग पैटर्न। 80 से लेके 84 तक ये ड्रॉप में है, उसके बाद फिर ये इंक्रीज है, एंड देन इट हैज गॉट द फ्लक्चुएशंस इन दैट, द रेगुलर फ्लक्चुएशंस टुवर्ड्स द लोअर साइड, नीचे की साइड के ऊपर जो एक्सचेंज रेट है पाउंड का, एंड देन इट इंक्रीज्ड अप अगेन आफ्टर 2000, परहैप्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो इट वाज चेंज्ड 9/11 की वजह से, टेररिस्ट अटैक्स एटसेट्रा। So these are the annual costs of financing with pound denominated bonds from a US perspective. So to recognize how exchange rate movements have affected the cost of bonds denominated in a foreign currency, consider the following example which uses actual exchange rate for the British pound from 1980 to 2004 जो आपके सामने है। In January 1980, Parkside Incorporation sold bonds denominated in British pounds with a par value of £10 million and a 10% coupon rate, thereby requiring coupon payments of 1 million at the end of each. यानी 10 मिलियन का इशू है और उसके ऊपर 10% कूपन रेट इशू हो रहा है, और उसकी जो कूपन पेमेंट्स है नेचुरली वो 1 मिलियन है। 10 divided by 10%. Assuming that this US firm had no existing business in the UK and therefore needed to exchange dollar for pounds to make the coupon payment in each year. और आप ये देख लेंगे, ये इस एग्जिबिट में जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, that is going to give you this pattern. In 1980, when the pound was worth 2.3950, ये देखें, ये this is ये 1980 की हम बात कर रहे हैं, 2.3950. The coupon payment was 2.239500. उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 110 मिलियन के साथ. Just 4 years later, the pound was worth 1.15. 4 years later देखें 1, 2, 3, 4. 4 years later, it was 1.15. 1.15 ये आ गया, ठीक है ना. यहाँ पे अब क्या होगा कि कूपन पेमेंट हो जाएगी 1159200, कम हो गई ना.
So thus the firm's dollar coupon payment in 1984 was less than half of the paid in 1980. जो 1980 में उसने पे किया उससे अब उसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन हाफ के बराबर हो गई, राइट। इवन दो द सेम नंबर ऑफ पाउंड वाज नीडेड, दैट इज जो आपके पाउंड 1 मिलियन ईच ईयर। हालांकि पेमेंट इंटरेस्ट की तो उतनी बननी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो पहले आपने इतना पे करना था आप तकरीबन आप उसका हाफ पे करेंगे। In general, the dollar coupon payment increased during the late 1980s as the pound appreciated and then declined during the early 90s. Early 90s में decline हो गया as the pound depreciated. The pound was less volatile in the middle and late 1990s. आप पैटर्न देखते रहें अपने स्लाइड के ऊपर, मैं आपको रीड आउट करके दे रही हूँ। The pound was less volatile in the middle and late 1990s. ठीक है ना, 1990s के मिडल और लेट में लेस वोलाटाइल था। लेस वोलाटाइल मीन्स के इट हैड द लेस फ्लक्चुएटिंग पैटर्न एज इट हैड बिफोर। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स ऑन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग विद बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी इज वेरी ऑब्वियस इन दिस एग्जांपल, जो कि आपको ग्राफ में नजर आ रहा है। द एक्चुअल इफेक्ट्स वुड वेरी विद द करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन सिंस एक्सचेंज रेट्स डू नॉट मूव इन परफेक्ट टैंडम अगेंस्ट द डॉलर। तो जो आपका टैंडम होगा, टैंडम से मतलब यह है कि जो पैटर्न होगा with the foreign currency that matters a lot, right? So ये जो आपको मैं पेमेंट्स पढ़ के सुना रही थी, that was exactly जो मैंने आपके लिए लिखी, ये देखें 2.395 ये आता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ हम सिर्फ रेट्स की बात कर रहे थे, मैंने उसको यहाँ पे डायरेक्ट 10 मिलियन से मल्टीप्लाई किया। यू कैन इवन लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज द यूएस नीडेड टू कवर एनुअल कूपन पेमेंट्स ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन से हमने इनको अमाउंट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ। एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ डेट फाइनेंसिंग। एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ डेट फाइनेंसिंग when issuing bonds in a foreign currency, the exchange rate is very important. However, the point estimate does not account for the forecast uncertainty. मैं रिपीट करती हूँ, when issuing bonds in a foreign currency, the exchange rate is very important. जब आप फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू करें तो एक्सचेंज रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। However, a point estimate does not account for the forecast uncertainty. लेकिन ये फॉर अनसर्टेनिटी है फोरकास्टिंग की, उसको आप अकाउंट फॉर नहीं कर सकते इस मेथड से। Hence, a probability distribution of the exchange rate should be developed and used to compute the expected financing costs and its probability distribution. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के थ्रू probability distributions बना लें, and then we will be in a position to have the probability distribution की हेल्प से the expected financing cost and its probability distribution, हम उसकी expected financing cost भी कैलकुलेट करें और उसकी probability distribution। तो dear students, we have talked about the short term financing and the long term financing और उनके patterns के बारे में, and specifically जो आपका other than the coupon rate के अलावा जो हमारे पास the most appropriate and the most obvious and the most important and the most significant factor that is called the exchange rate. exchange rate की movement कैसे इफेक्ट करेंगी cost of financing को, वो हमने इसके अंदर पढ़ी है। So the exchange rate probability distribution can also be fed into the computer simulation program to generate the probability distribution of the financing cost, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर, पेडिमेंट के एग्जांपल के अंदर हमने 3 केस पढ़े थे। एक तो स्टेबल थी करेंसी, जब सिंगापुर डॉलर करेंसी $0.5 उसका रेट था थ्रू आउट। दूसरे में सिनेरियो में हमने देखा कि इट गेट्स स्ट्रेंथेंड, और तीसरे में हमने देखा कि इट गेट्स वीकेंड अगेंस्ट डॉलर एंड स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट डॉलर। जब वो स्ट्रेंथन हुई थी तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थी वो रेज अप हो गई, जब वो वीकन हुई तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो नीचे आ गई। तो हमने ये देखना है, लेकिन हमने साथ ये भी देखना है कि जो हम अगर फॉरेन करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड बॉन्ड ले रहे हैं उसकी अगर हम कम यील्ड ले रहे हैं तो हमें साथ ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि हम कम यील्ड वाला बॉन्ड तो ले लें ताकि हमें कम पे करना पड़े कूपन रेट टू दी पेयर्स, लेकिन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा जो है ना वो रिवर्स हो जाए। जैसे कि आपने पाउंड और डॉलर करेंसी के पैटर्न्स देखे 1980s में, जो उन्होंने 80 में पेमेंट की थी कूपन रेट की, जस्ट बिकॉज के पाउंड फ्लक्चुएट हो गया, डिप्रिशिएट हो गया, तो अब उन्होंने को बहुत कम
तकरीबन हाफ पेमेंट करनी पड़ी। अगर अप्रिशिएट होता तो उनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी, और हमने देखा कि मिडल 90s और उसके बाद इट हैज गॉट दी मोर लेस वोलाटाइल पैटर्न एज कम्पेयर टू जो 1980s के अंदर था। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। सिमुलेशन एक्सरसाइज का मतलब है दिस इज अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जैसे कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं और आपके इस तरह की चीजें, उससे आप इक्वली यू डू नॉट हैव टू गो टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, एक्चुअली आप उसकी मदद से बड़े आराम से, बड़ी आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप you have enjoyed it. We are going to continue with the same topic in the next lecture. See you next time. Have a nice day. Allah Hafiz.